हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 20 इयर्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह लेक्चर पीसीएस सीरीज का 5वां पार्ट है। होप आपने पिछले 4 लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर से। अगर हम इसको देखें किस तरह से यूपीएससी ने पूछा इसको, तो कह रहा है द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 2021 का क्वेश्चन है। यानी मनी अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है। इन 4 ऑप्शन को आप देखिए और जवाब दीजिए। मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, सपोज आरबीआई ने 100 रुपीज बैंकिंग सेक्टर में इंजेक्ट किया, यानी बैंकिंग सेक्टर में डाला। यानी अब बैंकिंग सेक्टर के पास 100 रुपए का रिजर्व है। बैंकिंग सेक्टर उस पैसे को क्या करेगा? मार्केट में लेंड करेगा, क्रेडिट करेगा। तो क्या वो 100 का 100 क्रेडिट कर देगा? नहीं। आरबीआई का कुछ अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट भी होता है। लेट सपोज कि वह रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है। अगर वह रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है तो फिर इसमें से 40 रुपीज बैंक रिजर्व कर देगा। तो लेंड कितना करेगा फ्रेंड्स? 60 रुपीज। अगर किसी व्यक्ति ने 60 रुपीज लिया, हम यह मान के चलते हैं कि वह अपने घर में वो 60 रुपीज नहीं रखेगा, तो फिर से क्या करेगा? उसको ले जाकर के किसी दूसरे बैंक में रखेगा। यानी अब यह 60 रुपीज वह बैंक फिर से किसी को क्रेडिट करेगा, लेकिन इस वक्त भी वह इसका 40% रिजर्व में रख देगा। यानी अब उसको लेंड करने के लिए कितना रुपया है? 36। फ्रेंड्स, यह व्यक्ति भी जो 36 रुपीज है उसको ले जाकर के बैंक में रखेगा। हम यह मान के चलते हैं कि वह पैसा अपने घर में नहीं रखेगा। तो 36 रुपया फिर से, यानी 36 रुपीज फिर से बैंक के पास आ गया। बैंक वंस मोर लेंड करेगा, लेकिन इसका 40% रिजर्व में रख करके। यानी अब कितना लेंड करेगा? 21.6 रुपीज। फ्रेंड्स, इस तरह से मनी सर्कुलेट होगा और बैंक उस वक्त तक इसको लेंड करेगा जब तक यह रुपीज 0 नहीं हो जाता। अगर हम अंततः देखते हैं कि बैंक के पास कितना रिजर्व रहा, तो हम इसको ऐड करते हैं। 100 + 60 + 36, यानी बैंक के पास इनिशियल 100 रुपीज का रिजर्व था और यह सब्सिक्वेंटली बढ़ते गया है, और यह बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 100 रुपीज 250 हो गया। कब? जब मार्केट में मनी से रिलेटेड एक्टिविटी हुई तब। यानी मनी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है कब? जेब में रहता है, घर में रहता है तब नहीं, मार्केट में जाता है तब। इसी को हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स, यह एक मैथमेटिकली फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 रेशियो रिक्वायर्ड रिजर्व इंटू 100। यानी मनी कितना मल्टीप्लाई होगा यह डिपेंड करता है कि आरबीआई ने रिजर्व रिक्वायर्ड कितना रखा है। क्योंकि उसको तो हम एक बक्से में रख दे रहे हैं, वो मार्केट में जा ही नहीं रहा है, तो फिर वो मल्टीप्लाई कहां से होगा? मल्टीप्लाई उतना ही होगा जितना जोखिम मार्केट में उठाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर अब हम मिल के देते हैं। पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। फ्रेंड्स, अगर कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दे तो लेंडिंग डिक्रीज हो जाएगा, यानी मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वह भी कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट से ही मिलता जुलता है, यानी एसएलआर की बात कर रहा है। तो अगर इसमें भी इंक्रीज होगा तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग।
अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो यह कह रहा है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। हमने यहां पर क्या देखा फ्रेंड्स? बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यानी जितना मार्केट में पैसा दौड़ेगा उतना ही वह बढ़ेगा। हमारे अनुसार इसका आंसर सी होगा और यूपीएससी ने भी सी ही दिया था। फ्रेंड्स, चौथे स्टेटमेंट को भी देखते हैं, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इससे कोई लेन देन नहीं है मनी मल्टीप्लायर का। होप आप इसको समझे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और यह है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी सेंट्रल बैंक के फंक्शन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। कह रहा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको रेफर कर रहा है? पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। फ्रेंड्स, आरबीआई का क्या काम ट्रेड और इंडस्ट्रियल बॉडीज को पैसा देना है? होपफुली आप कहेंगे नहीं, उसका काम बैंकों को पैसा देना है, बैंकों को काबू में रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना है, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। इस तरह से ए आंसर नहीं होगा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पोररी क्राइसिस। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों का बाप है। तो जब भी टेम्पोररी क्राइसिस आएगी बैंकों में तो उसको देख रेख करेगा ये, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। फ्रेंड्स, इसके पास जो भी सरप्लस होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को यह प्रोवाइड करता है, लेकिन बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। इस तरह से हम सही आंसर पर पहुंचते हैं और वह है बी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें आरबीआई के फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यही पूछना चाहता है यूपीएससी। यह हो सकता है कि इस साल फंक्शन से दूसरे स्टेटमेंट को उठा ले, तो हम फंक्शन को पूरी तरह से देखते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम सबसे पहला देखते हैं तो वह है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह देखता है मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड मार्केट में कितनी है, क्या मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं है, करेंसी स्टेबलाइज तो है। और इन सभी को देखने के लिए, करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए वह मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को अपनाता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसीएलआर, हर एक टर्म को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आप उसको भी देख सकते हैं यदि समझने में दिक्कत हो तो। फ्रेंड्स, दूसरे फंक्शन की हम बात करते हैं, वह है इशूअर ऑफ करेंसी। यानी अगर हम बात करते हैं 2 रुपये से बड़े की नोट्स की, 2 रुपये से बड़े रुपये की नोट्स की, तो उसको आरबीआई इशू करता है। तो प्रश्न यह उठता है कि ₹1 और ₹2 के कॉइन्स को कौन इशू करता है? तो इसको गवर्नमेंट करती है। कौन करती है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इस चीज को भी हमें अपने दिमाग में रखना है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे फंक्शन की, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल बैंक को और स्टेट बैंक को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, उसका जो पैसे की लेन देन होती है उसका देख रेख सेंट्रल बैंक ही करता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पब्लिक डेट मैनेजमेंट की, यानी जो भी पैसे की लेन देन हुई है उसका देखरेख सेंट्रल बैंक करता है। अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वह है बैंकर्स बैंक, यानी सभी बैंकों को
टेम्पोररी क्राइसिस जब होती है तो मनी प्रोवाइड करता है। एक बैंक दूसरे बैंक को जो पैसा देती है उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, यह भी सेंट्रल बैंक ही देखती है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की, तो वह है सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड रेगुलेशन, यानी बैंकों का रेगुलेशन, सुपरविजन, एनपीए से रिलेटेड जो कुछ भी घटनाएं हैं वह सब कौन देखता है, तो बैंकों का बाप आरबीआई। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी, तो सारे को तो नहीं लेकिन मैक्सिमम को ये रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। ऑलरेडी हम लोग एनबीएफसी के बारे में भी पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, तो वह है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ऑलरेडी मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, दिस इज द मेन पॉइंट जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी किसी बैंक को कहीं भी किसी भी दूसरे सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर उस बैंक को कौन पैसा देगा, आरबीआई। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी जो भी फॉरेक्स रिजर्व है उसका भी देखरेख आरबीआई करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। प्रश्न यह भी उठता है कि इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई थी, तो वह 1949 में हुई थी। उस वक्त यह पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड। पहला स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है उसको सेंट्रल बैंक अपॉइंट करती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें कह रहा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। फ्रेंड्स यहां पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। क्या हमने कभी भी आरबीआई और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है? नहीं, हमने आरबीआई और आरबीआई एक्ट की बात की है, आरबीआई एक्ट 1934 की बात की है। यानी आरबीआई 1934 के एक्ट से पावर को डेराइव करता है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है फ्रेंड्स, हमारा बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा और ए आंसर नहीं होगा। यानी थ्रू द एलिमिनेशन टेक्निक वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। लेकिन हम तीसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया। इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा हम लोगों ने देख लिया। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है उसको रीड कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। इसमें कह रहा है विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, यानी यूसीबी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड यानी सुपरविजन की भी बात कर रहा है और रेगुलेशन की भी बात कर रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां पढ़ा है। यानी मेरे अनुसार पहला स्टेटमेंट तो गलत है, आपके अनुसार क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड्स दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर।
सर्टेनली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर को ये इशू कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, दे वेयर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। अगर हमें इस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने सही आंसर पर पहुंच चुके हैं थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक। फर्स्ट इज रॉन्ग, मीन्स ए सी डी विल नेवर बी द आंसर, बी विल बी द ट्रू। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इसकी अमेंडमेंट 1966 में हुई थी, तब इसकी जो भी सुपरविजन थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, उसको लेकर के आई गई थी। फ्रेंड्स, क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा? देखते हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट पीसीएस सीरीज का, उसमें हमने पढ़ा था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सॉरी फ्रेंड्स, गले में थोड़ी खराश आ रही है, मैनेज करना आप। ये न्यूज में भी था फ्रेंड्स पिछले 7-8 महीने में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसने डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड को हटा दिया। किसके कहने पे? आरबीआई के कहने पे। यानी आरबीआई ने कहा था कि जो भी डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है उसको आप प्रोहिबिट करो। इसी कारण से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक न्यूज में था, हमने पढ़ा था और देखा था कि ड्यूअल रेगुलेशन है। ड्यूअल रेगुलेशन यानी दो प्रकार की रेगुलेशन है। एक आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। दूसरा स्टेट सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी क्या करता है फ्रेंड्स? मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखता है, यानी ड्यूअल रेगुलेशन होता है। इस प्रकार से जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो गलत होता है। पूरे चीजों को समझने के लिए आप पिछले लेक्चर को देखें, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करें, पढ़ें। मैं कुछ चीजों को बताता हूं। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर और आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके अंदर? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर के तहत। अगर हम बात करें दूसरा लॉ तो वह है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। यानी 1949 और 1955 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हमें रिमेंबर रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, और भी अगर हम इस पे कुछ बात करें तो वह है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रेगुलेशन की। तो एक है स्टेट रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सिंगल स्टेट बैंक को रन करता है। अगर एक ही स्टेट में कोई कोऑपरेटिव बैंक है उसको रेगुलेट करना होगा तो आरसीएस करेगा। लेकिन अगर मल्टी स्टेट में है, यानी 2-3 स्टेट में इसकी ब्रांचेज है, तो उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट करेगा और तीसरे लेवल पर हो जाएगा आरबीआई। फ्रेंड्स, आप समझे होंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह इस प्रकार से है। 2020 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional rural bank. Pause the video and think about this. क्या एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसा दे देगा? भले ही परसेंटेज में कम देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, लेकिन वो परसेंटेज का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है कोऑपरेटिव बैंक से। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है फ्रेंड्स। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट, फ्रेंड्स
जहां भी स्टेटमेंट में आए अगर वन ऑफ द मोस्ट, इनमें से कुछ, तो उसका सही होने की संभावनाएं मोर देन 90% हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCBs यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। सर्टेनली फ्रेंड्स, वन ऑफ द पूछा है, दिस विल बी द आंसर, और इस प्रकार से बी विल बी द आंसर हम पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करते हैं DCCB की, तो यह भी एक प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक है। यह अगर हम रूरल इंडिया में देखें तो 3 टायर में स्ट्रक्चर्ड है। जो पहला टायर है फ्रेंड्स, वह है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि स्टेट लेवल पर है। दूसरा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो सबसे डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ डेटा यहां दिया गया है अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट 2016-17, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, बस हम अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वह है इफ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी में किन किन टूल्स का इस्तेमाल करता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। पहले लेक्चर में एक बार मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना, फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करना। और ये कैसे किया जा सकता है? रेपो रेट को डिक्रीज करके, लोअर करके। क्यों फ्रेंड्स? रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे तो फिर बैंक भी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर लेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा जाने लगेगा, और मार्केट में जैसे ही पैसा ज्यादा जाएगा तो फिर मार्केट एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रही है। फ्रेंड्स, यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसको देखिए। पहुंचते हम अपने क्वेश्चन पर। करें कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR। थोड़ा पॉज करते हैं। SLR को यदि कट करेगा तो क्या वह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए नहीं करेगा? इसने पूछा है नहीं करेगा, ये तो करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होने वाला है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे स्टेटमेंट की, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF का जो रेट है उसको बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, यह टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, यानी यह काम वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी बी इज ट्रू एज पर द क्वेश्चन एंड 1 इज रॉन्ग, तो हमारा आंसर बी होगा। हम पहुंच चुके हैं। फिर भी हम तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, और वह है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। फ्रेंड्स, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बैंक रेट, रेपो रेट इनको जरूर कट करेगा, लेकिन प्रश्न है क्या नहीं करेगा, इसलिए आंसर बी होगा। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप उसको रिवाइज कीजिए। नहीं करना चाहते हैं रिवीजन तो फिर इसी वीडियो को पॉज कीजिए, यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पढ़िए। और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है, वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उसको देखते हैं। यह है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
यह एक टर्म है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। फ्रेंड्स, मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं उससे पहले मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताता हूं। फ्रेंड्स, लेट अस सपोज यह एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो लोन पे इंटरेस्ट भी देना होगा। जब यह लोन लिया, उस पर वर्क किया, तो इसको प्रॉफिट होता है 6 करोड़ का और इसको इंटरेस्ट देना है 2 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इसका अर्निंग है और इसको जो इंटरेस्ट देना है, उसका रेशियो को अगर हम देखें तो ये हाई है। अर्निंग के कंपेयर में जो इसको इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट कम है, यानी यह आसानी से इंटरेस्ट को दे सकता है, यानी इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया है, यानी यह कंपनी अच्छी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस चीज को दिखाता है फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट रिस्क एज वेल एज अपकमिंग रिस्क को भी दिखाता है। तो जरूरी है इस चीज को समझें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब इंटरेस्ट बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, इस दोनों के रेशियो को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज का मतलब एक साल में एक कंपनी अपने लोन पर कितना इंटरेस्ट दे देती है, उसी को इंटरेस्ट एक्सपेंसेज कहते हैं। फ्रेंड्स, होप आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे होंगे, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। बिल्कुल फ्रेंड्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस चीज को समझने में हेल्प करता है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन। अगर प्रेजेंट रिस्क को बता रहा है तो इमर्जिंग रिस्क को भी डेफिनेटली बताएगा। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी ऑल्सो ट्रू एज पर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे स्टेटमेंट की, द हायर ए बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द worse is its ability to service its debt. Friends, higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, यानी इंटरेस्ट देने की इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो फिर इसकी डेट की सर्विस की भरपाई करने की क्षमता कम कैसे हुई? थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस तरह से हमारा आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, यहां टोटली पूछा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, दिमाग में अब बैठा के रखें। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा स्पीड अप कर लें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब हुआ EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्सेस, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेज, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंसेज की बात करें, ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज, यानी जो भी उसकी अर्निंग हुई, ऑपरेशनल प्रॉफिट हुई, और जो उसको इंटरेस्ट के रूप में पैसा देना है, इस दोनों का रेशियो यदि ज्यादा हुआ तो फिर जो कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है,
अगर कम हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, क्योंकि अपने डेट को सर्विस नहीं कर पाएगी तो एक ना एक दिन वह बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एबिटा को जरूर देखें। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछें। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह है 8वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ यू विथड्रॉ 1 लाख कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। अगर आप अपने बैंक से, कौन से बैंक से, क्या एफडी वाले बैंक से? नहीं। क्या डीडी वाले बैंक से? हाँ। यानी आप डिमांड डिपॉजिट है, जब आपकी डिमांड होगी तब वह आप वहां से निकाल लेंगे। यानी डीडी मनी सप्लाई का पार्ट होता है, और जो मनी सप्लाई का पार्ट होता है उसमें आप रख दो या उसमें से निकाल लो, मार्केट में मनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। होप आप समझे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं, तो हम जान सकते हैं M1, M2, M3, M4, जिसको देख करके हमें दूर से ही डर लगता है। क्या होता है M1, M2, M3, M4? फ्रेंड्स, जो मनी का सप्लाई है ना, मनी का जो लिक्विडिटी है ना, उसके लिक्विडिटी के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। जो पहला कैटेगराइजेशन है M1, इसमें इंक्लूड किया गया है वह पैसा जो पब्लिक के पास है, वह पैसा जो नेट डिमांड डिपॉजिट के तौर पर कमर्शियल बैंक के पास है। यानी दो प्रकार के पैसा, एक जो पब्लिक के पास है, दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक के पास है। फ्रेंड्स, अगर पब्लिक के पास पैसा है तो पब्लिक क्या करेगी? खर्च करेगी, यानी लिक्विड है। नेट डिमांड डिपॉजिट है तो यह भी लिक्विड है। यानी M1 हाईली लिक्विड कैटेगरी है, इसलिए इसको नैरो मनी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको नैरो मनी के भी नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स M2 की, तो यह होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फ्रेंड्स, M1 तो लिक्विड था, लेकिन उस लिक्विड में थोड़ा सा सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला डाल दिया। ये थोड़ा कम लिक्विड होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक में आप थोड़ा धीरे धीरे जाओगे। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, तीसरी कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। यह है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या होता है टाइम डिपॉजिट फ्रेंड? यही होता है एफडी, जो आपके पेरेंट्स करते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें M4, यह होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पिछले तीनों के कंपैरिजन में कम लिक्विड होता है। अगर लिक्विडिटी के आधार पर हम इसको अरेंज करें तो M1 हाईली लिक्विड, M2 लेस देन M1 बट ग्रेटर देन M3 एंड M4। इस प्रकार से मनी सप्लाई उसकी लिक्विडिटी के आधार पर मनी के कैटेगराइजेशन को हमने देखा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रीड इट मोर देन 2 to 3 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह है सर्विस एरिया अप्रोच। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, फ्रेंड्स 2019 का यह क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि सर्विस एरिया अप्रोच किसके अंदर का है। क्या यह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का है या लीड बैंक स्कीम का है? यदि यह हमें पता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लीड बैंक स्कीम। थोड़ी सी लीड बैंक स्कीम के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। इसको 1969 में इंट्रोड्यूस की गई थी।
अगर लीड बैंक की बात करें तो वह बैंक जिसकी ब्रांच नेटवर्क रूरल एरियाज में ज्यादा फैली हुई हो, यानी दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में, तो फिर यह सभी बैंकों को लीड करेगी, इसीलिए इसको लीड बैंक स्कीम के तौर पर कहेंगे। सर्विस एरिया अप्रोच 1989 में इंट्रोड्यूस की गई थी लीड बैंक स्कीम के तहत। और क्या रोल होता है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पॉज करें, पढ़ें, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक, एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इस पे 4 ऑप्शन है। पहला है एडवांसेज, दूसरा है डिपॉजिट्स, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसमें कौन सा एसेट नहीं होता है फ्रेंड्स? अगर यह बैंक है तो बैंक का क्या एसेट होता है और क्या लायबिलिटीज होता है, हमें पता होना चाहिए। बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करता है, इस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, यानी बैंक की अर्निंग होती है, इसलिए लोन जो है बैंक का एसेट है। लेकिन हमने जो पैसा बैंक में रखा है, बैंक को मुझे देना है, तो फिर वह बैंक का लायबिलिटीज है। डिपॉजिट बैंक का लायबिलिटीज है, जबकि लोन और एडवांसेज उसका एसेट है। डिपॉजिट लायबिलिटीज, 3 ऑप्शन बचे। एडवांसेज एसेट है। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बैंक अपना पैसा ले जाकर के इन्वेस्ट करे, बिल्कुल उसका एसेट होगा। यानी डिपॉजिट ही इन तीनों में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। आप पूछोगे सर डी क्या होगा? फ्रेंड्स, मनी एट कॉल का मतलब होता है अगर एक बैंक को पैसे की जरूरत हुई तो दूसरे बैंक में जाकर के फोन कर देगा, भाई पीएनबी मुझे पैसे की जरूरत है, दे दो। तो हो सकता है एक बैंक ने दूसरे बैंक को फोन किया तो एक का लायबिलिटी दूसरा का एसेट हो, यह डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इसलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं। पिछले 3 ऑप्शन में से बी मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, इसलिए इसके तरफ पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, कुछ चीजों को देखते हैं। एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल, लोन्स, बिल्स डिस्काउंटेड परचेज। लाइबिलिटीज क्या है? डिपॉजिट्स, बोरोइंग, ये इसका लाइबिलिटीज है। कॉल मनी क्या होता है? मैंने अभी हंसते हंसते आपको बताया, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, हुआ है द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई। पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। यदि आप इकोनॉमिक्स को पढ़े हो तो आपको पता होगा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो जाएंगे, नहीं आता है तो इसके तरफ नहीं जाएंगे। फिर भी देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है। अब ये था, बैंक बोर्ड ब्यूरो को फैब 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसको सेलेक्ट किया जा सके। लेकिन ये इनएफिशिएंट रहा, अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाया, इसलिए 2022 में 2022 में इसको फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो से रिप्लेस कर दिया गया है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन 2022। लेकिन जो भी उसका काम था वह काम भी एफएसआईबी ही करेगा। कौन सा काम? चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को सेलेक्ट करने में हेल्प करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, और भी बहुत सारा काम है
यही 2-3 काम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। 11 क्वेश्चन की मतलब हमने करा रखी है, न्योता दे रखी है, आप उसको रिवाइज करें, समझें। हम पीवाईक्यू के सेकंड पार्ट को भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, तब तक आप इंतजार करें। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 2025 के पीटी के लिए पूरी तरह से तैयार रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।